हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ थी ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड को लेकर, जिन्हें आरबीआई जारी करने वाला है आज 25 जनवरी को। तो मैंने सोचा है कि 25 जनवरी को ही इस संबंध में एक वीडियो लेकर आया जा सकता है। लेकिन न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे, उससे ज़्यादा हम बात करेंगे बॉन्ड्स को लेकर, बॉन्ड्स के प्रकारों को लेकर, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण बात हो सकती है उसको लेकर। ठीक है, तो क्या करेंगे, बॉन्ड को एक बार समझेंगे, न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद में भारत में कितने तरह के बॉन्ड के बारे में हम सुनते हैं। प्रीलिम्स में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इकोनॉमिक पोर्शन से, और वहाँ पर आपको पता होना चाहिए बॉन्ड्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो एक चीज़ समझते हैं कि न्यूज़ क्या है। और न्यूज़ की जब आप बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने घोषणा की कि वह चालू वित्त वर्ष में पहली बार 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में, ध्यान रखना है 2 किस्तों में 16,000 करोड़ रुपए की सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा आरबीआई। कितने के? टोटल करेगा 16,000 करोड़ रुपए के, और 2 किस्तों में करेगा। और ये 2 किस्तें होंगी 8-8 हज़ार रुपये की, 8-8 हज़ार करोड़ रुपए की। ठीक है, तो इसमें से केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह 25 जनवरी और 9 फरवरी को 4-4 हज़ार करोड़ के 5 साल और 10 साल के हरित ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। इनकी परिपक्वता अवधि कितनी होगी? 5 साल इनकी अवधि होगी और कुछ की 10 साल की अवधि होगी। यह सारी न्यूज़ थी, और जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है बॉन्ड का पूरा टॉपिक। ठीक है, तो पहले हम बॉन्ड को समझते हैं कि बॉन्ड एक्चुअली क्या है। बॉन्ड क्या है? बंध पत्र इसे हम हिंदी में कहते हैं। हिंदी का नाम देखकर डरना नहीं है। बॉन्ड एक तरह का एक ऋण उपकरण है। देखिए, जब सरकार को या किसी कंपनी को, जब कोई कंपनी लेती है तो उसे हम डिबेंचर कहते हैं, यानी ऋण पत्र कहते हैं। डिबेंचर। और स्पेशली जब एक सॉवरेन अथॉरिटी लेती है, एक सरकार जब इस तरह का कोई लोन लेती है ना, जब एक सरकार, तो उसे हम बॉन्ड कह देते हैं। जब कोई सॉवरेन अथॉरिटी लेती है तो बाकी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। क्या करती है सरकार को? समझिए कि अपने खर्चे के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत है, सरकार के पास उतना पैसा नहीं है। ये कोई पूंजीगत व्यय हो सकता है, कोई परियोजना के संदर्भ में सरकार को पैसे की ज़रूरत है, या किसी भी संबंध में सरकार को पैसे की ज़रूरत है। तो सरकार क्या करती है? एक पत्र बनवाती है, आरबीआई को कहती है कि आप एक बॉन्ड बनाइए, और इसे ही हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी तो कहते हैं, जी सैक भी कहते हैं, प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूतियां भी हम कहते हैं। सरकार कहती है कि आप है ना, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए के बॉन्ड बनवाइए, और हम इस 1,000 रुपये पर 5% का ब्याज देंगे, और हर साल 5% का ब्याज देंगे, और 10 वर्षों के बाद में जिसके पास भी ये बॉन्ड होगा उसे ये 1,000 रुपये हम वापस क्या कर देंगे? पे कर देंगे। ये क्या हुआ? एक तरह का लोन लेने का तरीका हुआ। अब जो भी सरकार से यह खरीदेगा वह सरकार को 1,000 रुपये दे देगा। तो कितने भी रुपए के सरकार इस तरह के क्या कर सकती है? जारी कर सकती है। यही एक तरह से आप समझ सकते हैं लेमेन टर्म में, यही क्या हुआ? आपका बॉन्ड हो गया, राइट। और यह बॉन्ड, इसकी एक परिपक्वता अवधि होती है, इस पर ब्याज लिया जाता है, ब्याज के संदर्भ में, है ना। अब ये ब्याज की दर स्थिर भी हो सकती है, अस्थिर भी हो सकती है, सभी देखेंगे धीरे धीरे से। तो बंध पत्र आपको समझ में आया बॉन्ड क्या है। और जब इसी तरह की का कार्य कोई कंपनी करती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? डिबेंचर कह देते हैं, ऋण पत्र कह देते हैं। बंध पत्र और ये ऋण पत्र, हमने इसके बारे में भी चर्चा की है। ठीक है, तो सरकार और कंपनी का फर्क है, बाकी दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम सी हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं मेन टॉपिक पर, इसको क्लीन कर देते हैं। क्या है? बंध पत्र एक ऋण उपकरण है, यानी ऋण लेने का एक तरीका है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से सरकार, कोई सरकारी एजेंसी या कोई बड़ी कंपनी, बड़ा निगम एक अस्थिर या निश्चित ब्याज दर पर, ब्याज दर अस्थिर भी हो सकती है। अस्थिर का मतलब ये हो गया कि सरकार कहती है कि हम आपको 5% का ब्याज तो देंगे, लेकिन अगर महंगाई कम ज़्यादा होती है, महंगाई बढ़ती है या घटती है, तो इसको भी समायोजित हम करेंगे, इसका समायोजन भी हो जाएगा।
ये एक अलग से बॉन्ड का प्रकार है, आगे हम देखेंगे। तो ये अस्थिर हो गई, और स्थिर में सरकार कहेगी कुछ भी हो हम आपको 5 साल तक या 10 साल तक 5% या 6% का ब्याज देंगे, ये फिक्स हो गई। ठीक है, ब्याज दर पर निर्दिष्ट अवधि के लिए। एक इसका टाइम पीरियड होता है, जैसे हमने बात की 10 साल या 5 साल, और हमने न्यूज़ में भी देखा कि आरबीआई जो लॉन्च करेगा 5 साल की अवधि के लिए और 10 साल की अवधि के लिए होगा। फंड उधार लेता है, ठीक है, सरकार उधार लेती है फंड को। सरकार अपनी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंड जुटाने के साधन के रूप में बंध पत्रों का उपयोग करती है। ठीक है, जो प्रकृति में सामान्यतः पूंजी होती है, यह एक तरह से पूंजी होती है सरकार के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि NHAI जो राष्ट्रीय या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे निकाय अवसंरचना के विकास को वित्त पोषित करने के लिए प्रायः बंध पत्र या बॉन्ड्स को जारी करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि NHAI जैसी संस्थाएं जो हमें भारत में राजमार्गों के डेवलपमेंट को लेकर डेडिकेटेड है, वह अपनी अवसंरचना के निर्माण के लिए इस तरह के लोन लेती है, जनता को बॉन्ड जारी करती है और पैसा लेती है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया बंध पत्र भी ऋण पत्र की तरह ही होते हैं, लेकिन बंध पत्र का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब ऐसी सुरक्षा सरकार या नगरपालिका जैसे सरकारी निकायों द्वारा दी जाती है। जब एक संप्रभु अथॉरिटी आपको गारंटी देती है कि आपका पैसा ये रहेगा, इतना ब्याज आपको मिलेगा और इतने समय के बाद आपको पैसा वापस मिलेगा, तो उसे हम बॉन्ड कहते हैं। और जब कोई कंपनी, कोई प्राइवेट संस्था, कोई निजी संस्था कहती है कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना ब्याज आपको मिलेगा, इतने समय के बाद आपको पैसा वापस मिलेगा, उसे हम ऋण पत्र कह देते हैं, डिबेंचर कह देते हैं, क्योंकि वो एक सॉवरेन अथॉरिटी नहीं होती। बस इतना ही फर्क है। यद्यपि भारत में बंधपत्र और ऋण पत्र शब्द का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं भारत में कुछ महत्वपूर्ण बंधपत्र, कुछ सम मेजर बॉन्ड्स इन इंडिया। भारत में कुछ बॉन्ड्स के प्रकारों की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन बॉन्ड को लेकर, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड ही अभी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाएगा। तो क्या है ग्रीन बॉन्ड? ग्रीन बॉन्ड विभिन्न कंपनियों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरण या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु जारी किए जाते हैं और निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं। इन परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा हो सकता है, स्वच्छ परिवहन के लिए कोई शामिल हो सकता है, या हरित भवन, ग्रीन बिल्डिंग्स को लेकर शामिल हो सकते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए रूपरेखा सरकार द्वारा कब जारी की गई थी? अभी जो हमने जारी करने हैं नवंबर 2022 में जारी की गई थी। ग्रीन बॉन्ड को आप इस तरह से समझिए, जब हम महत्व की बात करते हैं, हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान परिदृश्य में एक बड़ा मुद्दा है, राइट। और उस बड़े मुद्दे को सभी सरकारें तो चाहती है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, लेकिन उनके सामने एक चुनौती है, विकास की तरफ भी आगे बढ़ना है। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर या तो उनके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है, या उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने जितना पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, फंड नहीं है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जब सरकार इस तरह का पैसा जनता से उधार लेती है, तो जब वो बॉन्ड जारी किए जाते हैं तो उन बॉन्ड को हम ग्रीन बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वह पर्यावरण संरक्षण के लिए नई योजनाओं को लाने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, ये योजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर हो सकती है, नवीकरणीय ऊर्जा से भी हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। ये स्वच्छ परिवहन को लेकर बात कर सकती है, ये हरित भवन को, ग्रीन बिल्डिंग्स को लेकर बात कर सकती है। किसी भी तरह की पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो नीति है, उन्हें हम, उनके लिए जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उन्हें हम ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड में, सॉवरेन वर्ड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये सरकार के द्वारा जारी किया गया है ना। सरकार एक सॉवरेन अथॉरिटी है, एक संप्रभु अधिकरण है, तो इसलिए हम इसको सॉवरेन यूज करते हैं। कोई कंपनी वगैरह, जब कोई प्राइवेट कंपनी जब इसको लॉन्च करेगी, इसको जारी करती है, तो हम सॉवरेन का यूज नहीं करते। आई होप ग्रीन बॉन्ड को आप समझ पाए हैं।
महत्व क्या है ग्रीन बॉन्ड का? ग्रीन बॉन्ड जलवायु परिवर्तन और संबंधित चुनौतियों के खतरों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन के रूप में उभरा है। तो जलवायु परिवर्तन से पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो काम करने हैं उसके लिए हम इस तरह से वित्त की प्राप्ति कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए बड़ी मात्रा में वित्त पोषण की आवश्यकता है और पर्यावरण परियोजनाओं को पूंजी बाजार और निवेशकों के साथ जोड़ना और सतत विकास की दिशा में पूंजी को चैनल करना महत्वपूर्ण है। ग्रीन बॉन्ड उस संबंध को बनाने का तरीका है। निवेशकों को ग्रीन परियोजनाओं की तरफ आकर्षित करना ग्रीन बॉन्ड का काम है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर काम करना, उसके लिए जो वित्त की आवश्यकता होती है वो पूरी करने का काम करता है ग्रीन बॉन्ड। ओके, आई होप आप चीज़ों को समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं एक अगले टाइप की तरफ, मसाला बॉन्ड्स की तरफ। मसाला बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा भी गया है ना, और आते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मसाला बॉन्ड क्या है? देखिए इस तरह से समझिए, जब आप विदेशों में अपने बॉन्ड जारी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने भारत में भारत सरकार ने या किसी कंपनी ने बॉन्ड जारी किए अमेरिकी लोगों के लिए, यूएसए के लोगों के लिए या किसी भी विदेशी लोगों के लिए, है ना। तो जब ये बॉन्ड खरीदेंगे तो ये पैसा आपको डॉलर में देंगे। फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड का पैसा आपने रखा है 500 रुपये या 1000 रुपये, और ये 1000 रुपये यहाँ के डॉलर के हिसाब से बन रहे हैं। उदाहरण के तौर पर $10 हम कर लेते हैं, $10। तो इन्होंने आपको $10 दिए, आप क्या करेंगे, इस $10 पर आप इनको फॉर एग्जांपल 5% ब्याज भी देंगे और 5 सालों के बाद आप ये $10 इन्हें लौटा भी देंगे, राइट। पैसे हमें 1000 रुपये का हमने बनाया था, लेकिन फॉर एग्जांपल के 5 सालों के बाद जो $10, $1 कितना का हुआ, 100 रुपये का, ठीक है। अब डॉलर का रेट बढ़ गया और $1 अब 200 रुपये का हो गया, उदाहरण के तौर पर, है ना। लेकिन अब 5 सालों के बाद आपको इन्हें वापस तो कितने डॉलर देने, $10 ही देने। लेकिन जब आपने लिया था तो $1 100 रुपये का था। 5 सालों में सिचुएशन इतनी बदल गई कि $1 200 रुपये का हो गया। अब आपने लिए तो 1000 रुपये थे, लेकिन आपको इस डॉलर का मूल्य बढ़ने की वजह से आपको 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो हमें तो नुकसान हो गया ना, हमें तो नुकसान हो गया। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए, इस नुकसान से बचने के लिए हमने एक नया तरीका निकाला। हमने क्या कहा, भाई हम तो ये कहेंगे कि आप हमें 1000 रुपये दो, जो बॉन्ड है हम 1000 रुपये मानेंगे, चाहे आपको $4 देने पड़े या आपको $5 देने पड़े, हम ये मानेंगे कि आपने हमें 1000 रुपये दिए हैं। और जब वापस करने की बात आएगी तो हम डॉलर के हिसाब से नहीं करेंगे, हम 1000 रुपये के हिसाब से करेंगे, यानी भारतीय रुपये के हिसाब से। विदेशों में जब हम बॉन्ड जारी करते हैं उससे कहते हैं मसाला बॉन्ड। इसके बारे में हमने जो PYQs की चर्चा की है वहाँ पर भी अच्छे से समझने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो ये था मसाला बॉन्ड। आइए देख लेते हैं थोड़ा कंटेंट इसका। मसाला बॉन्ड के आरंभ से पहले पहले कंपनियां और वित्तीय संस्थाएं अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर जैसे विदेशी बाजारों में जारी बंधपत्र के माध्यम से विदेशी मुद्रा में उधार लेती थी। इसका कारण था निम्न ब्याज दरों पर फंड की सुगम उपलब्धता, ठीक है। लेकिन इससे उधार लेने भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय के जोखिम से भी परिचित हो गए। जब ये इस तरह से हम उधार लेते थे तो एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आ जाते थे और हमें नुकसान उठाना पड़ता था। जोखिम से परिचित हो गए, साथ ही रुपए के मूल्य में गिरावट के कारण उनकी पूंजी की लागत बढ़ गई, है ना। हमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देना पड़ जाता है जितना हमने लिया भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रुपए की मूल्य में क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। वही गिरावट का मतलब वही $1 पहले 40 रुपये का था और बाद में $1 50 रुपये का हो जाए तो ये मूल्य में गिरावट हो गई, तो यहाँ से हमारी पूंजी की लागत बढ़ जाती थी। इस प्रकार मसाला बंधपत्र रुपए के मूल्य वर्ग वाला बंधपत्र है, इसको आप समझ सकते हैं, जिसे विदेशी बाजारों से फंड जुटाने के लिए कोई सरकारी निकाय
कोई NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या कंपनी और कोई योग्य कॉरपोरेट कोई कंपनी हो सकती है जैसी संस्थाएं जारी कर सकती है। मसाला बंद पत्र में विदेशी मुद्रा विनिमय दर का जोखिम उधार लेने वाले भारतीयों के द्वारा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें जो हमारी मुद्रा का जोखिम होता है वो हम पर नहीं आता, जो विदेशों में जिन लोगों ने लिया है उन पर उसका जोखिम रहता है। हमने कहा ना, हमने 1000 लिया था, हम 1000 देंगे। अब डॉलर में मूल्य में कमी हो गई, वृद्धि हो गई, वो आप देखो, ठीक है। तो ये बात है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ से स्पेशली ये वाला स्टेटमेंट पूछा गया था। यहाँ से पहला मसाला बंद पत्र 2014 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा 1000 करोड़ जुटाने के लिए जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषित करना था। मसाला क्यों कहा गया, मसाला बॉन्ड क्यों कहा गया? क्योंकि भारत को मसालों का देश, कंट्री ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है ना, स्पाइस कंट्री कहा जाता है, इसलिए मसाला शब्द जोड़ दिया। वरना इसका ये मतलब नहीं है कि हम डॉलर पे नमक मिर्ची लगा के नहीं लाते हैं, ठीक है। तो मसाला शब्द क्योंकि हमारी एक पहचान बनाने के लिए इसमें जोड़ा गया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मसाला शब्द का प्रयोग IFC वर्ल्ड बैंक का एक अंग है द्वारा भारतीय संस्कृति को चिन्हित करने के लिए किया गया है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से भारतीय रुपए के मूल्य वर्ग वाले बंधपत्र का अन्य बंधपत्र से अंतर करना है। दूसरे बॉन्ड से अलग बनाने के लिए हमने इसका यूज़ किया है, मसाला का यूज़ है ना, मसाला वर्ड का यूज़। और इसी तरह का आप देखेंगे हांगकांग में जो वहाँ की मुद्रा के अनुसार जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उन्हें डिम सम बंधपत्र कहते हैं। चीन में जो रेनमिनबी वाले जारी किए जाते हैं बॉन्ड, और इंडोनेशिया के लिए कोमोडो बंधपत्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वहाँ के नाम के अनुसार बंधपत्रों का नाम रखा गया है। बाकी क्या है, इसका जो फंक्शन है, इसकी जो स्पेशलिटी है, इसकी जो विशेषता है वह यह है कि यह उस देश की मुद्रा वर्ग में मूल्य, जैसे रुपए है तो रुपए के मूल्य वर्ग में जारी होता है, ना कि विदेशी मुद्राओं के अनुसार। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। मसाला बंद पत्र जारी करने से रुपए की मांग पैदा होती है, जो मुद्रा के मूल्य में गिरावट को रोकने में सहायक होती है। कितनी अच्छी बात है, ये ध्यान रखें आप। ये स्टेटमेंट कभी भी आ सकता है ना, इस तरह का स्टेटमेंट कभी भी आ सकता है। मसाला बंद पत्र का उपयोग पूंजी बाजार में निवेश, भूमि खरीदने आदि के लिए नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी फॉरेनर ने यहाँ का बॉन्ड ले लिया, अब वो उस बॉन्ड को लेकर कहीं पर दूसरी जगह निवेश नहीं कर सकता, उस बॉन्ड की एवज में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं, मसाला बंद पत्र के बारे में ही अभी और चर्चा करते हैं। देखिए ये टेबल मैंने सारी दे दी है। अब मैं क्या करूंगा, इस तरह के जो भी टॉपिक होंगे ना, आपको इसकी PDF, इसलिए मैंने इतना पूरा कंटेंट टाइप करवाया है ताकि इसकी PDF आप लोगों तक पहुंचे, है ना। तो आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, रिवीजन हो जाएगा। तो क्या करना है, इसकी परिपक्वता अवधि कम से कम 3 साल की होती है, इतना याद रखिए, बाकी आप देखते रहना, ठीक है। इसकी परिपक्वता अवधि, क्योंकि स्टेटमेंट बनेगा तो इतना ही बनेगा, ज़्यादा और ज़्यादा टेक्निकलिटी में UPSC नहीं जाता है अगर हम नॉर्मली देखें तो। बाकी ये बात आपको ध्यान रखनी है, कम से कम कितनी होती है परिपक्वता अवधि, 3 वर्ष होती है। कौन जारी कर सकता है, कोई कंपनी भी जारी कर सकती है, ये REITs और InvITs ये भी हमारी संस्थाएं हैं, ये भी जारी कर सकती है, कोई बैंक भी जारी कर सकता है। तो यहाँ पर एक टाइपिंग एरर है, इस सर्वाधिक नहीं है, इसको सर्वकालिक आप कर सकते हैं, सर्वकालिक ऋण पत्र, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में कोई बैंक भी इसे जारी कर सकता है और अपनी श्रेणी मतलब में Tier 1 पूंजी के रूप में कर सकता है। अवसंरचना और सस्ते आवास को वित्त पोषित करने के लिए भी इसे किया जा सकता है। इन बंद पत्र को कहाँ जारी किया जा सकता है, तो जारी कहाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिए। रुपए के मूल्य वर्ग वाले बंधपत्र किसी ऐसे देश में जारी किए जा सकते हैं और केवल उसी देश के निवासी द्वारा खरीदे जा सकते हैं जो FATF का सदस्य है या जिसका प्रतिभूति बाजार नियामक SEBI अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन
का सदस्य है। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रखनी है, मसाला बंद पत्र, मसाला बॉन्ड्स किसी ऐसे देश में ही जारी किए जा सकते हैं जो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, उसका सदस्य हो। और जैसे हमारे यहाँ पर प्रतिभूतियों का विनियमन कौन करता है? सेबी। तो प्रतिभूतियों की विनियमन करने को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी हुई है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन, सेबी इसका सदस्य होना चाहिए। अगर भारत जारी कर रहा है तो भारत का सेबी इसका सदस्य होना चाहिए। और जिस देश में जारी कर रहा है, भारत तो FATF का सदस्य है, किसी दूसरे देश में अगर जारी भी कर रहा है तो वह देश भी FATF का सदस्य होना चाहिए। और अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने UAE में हमारे मसाला बॉन्ड जारी किए, तो उसको सिर्फ UAE के सिटीजन ही खरीद सकते हैं, UAE में रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति नहीं खरीद सकता। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी आपको पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर रुककर आपको बताया है। जिसके पास बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन हो या वह सूचना साझा करने की व्यवस्था के लिए सेबी के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता हो। किसी ने सेबी के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हो किसी देश ने, तो वहाँ पर भी हम जारी कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट था। फिर नगर निगम म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। नगर निगम बंधपत्र निश्चित आय उपकरण होते हैं, अर्थात सरकार या अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां हैं जिन्हें नागरिक परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है। हमारी म्यूनिसिपैलिटी को अगर इस तरह की धन की आवश्यकता है तो वह भी इस तरह के बॉन्ड जारी कर सकती है। नगर निगम बंधपत्र दो प्रकार के होते हैं, सामान्य दायित्व बंधपत्र और राजस्व बंधपत्र। सामान्य दायित्व बंधपत्र क्या होते हैं? इनको जो जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स हैं को जल, स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण आदि नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जारी किया जा सकता है। और राजस्व बंधपत्र एक विशेष उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है, जैसे टोल रोड या टोल ब्रिज का निर्माण। इसको ऐसे समझिए, जो सामान्य दायित्व बंधपत्र हुआ तो जैसे म्यूनिसिपैलिटी को कुछ ऐसा करना है कि नागरिकों को सुविधा हो, है ना, साफ सफाई करवानी है, कहीं पर कुछ बनवाना है, इस तरह का। ये जो राजस्व बंधपत्र है, ऐसी चीज का निर्माण करना, किसी पूंजी का निर्माण करना जहां से हमें राजस्व मिलेगा, फ्यूचर में राजस्व मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई टोल रोड बनवा दिया, अब जनता से पैसे लिए और टोल रोड बनवा दिया, अब क्या होगा, जब वहां से गाड़ियां गुजरेंगी तो टोल, हमें नगर पालिका को टोल प्राप्त होगा, तो वह होता है राजस्व बंधपत्र। समझ गए बात को? तो यहाँ से राजस्व की उगाही देखने को मिलती है। फिर बात करें, नगर निगम बंधपत्र 1997 से बाजार में मौजूद है। बेंगलोर नगर निगम भारत में नगर निगम बंधपत्र जारी करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, 1998 में अहमदाबाद नगर निगम सार्वजनिक प्रस्ताव करने वाला पहला निगम था। 2017 में पुणे नगर निगम ने देश का पहला स्थानीय निकाय बन गया, जिसे लगभग 15 वर्ष में इसे जारी कर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए जुटाए। पुणे नगर निगम ने 200 करोड़ रुपए जुटाए, किस लिए कि 15 वर्षों में हम इसको क्या बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। किसको? पुणे को। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इंदौर हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निगम बंधपत्र को सूची कराने वाला पहला शहर बन गया है। देखिए, ये चारों ही फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, स्पेशली नीचे के दो फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, और वनडे एग्जाम में तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेबी, आई होप सेबी के बारे में आपको पता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने 2015 में स्थानीय शहरी निकायों या अर्बन लोकल बॉडीज, जिसे हम नगर पालिका, नगर निगम वगैरह कह रहे हैं, के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि नगर निगम बंधपत्र जारी करके फंड को जुटा सके। सेबी ने कुछ शर्तें, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि आप किस तरह से इनको जारी कर सकते हैं, कौन सा नगर निगम है जो बॉन्ड को जारी कर सकता है, उसको लेकर आइए देखते हैं। बॉन्ड्स जारी करने के लिए आपके पास कुछ पात्रताएं होनी चाहिए। पात्रताएं क्या है? नगर पालिका के पिछले 3 वर्षों में किसी भी वर्ष नकारात्मक निवल मूल्य
नहीं होना चाहिए, किसी भी वर्ष उसको घाटा नहीं होना चाहिए, है ना, हानि की स्थिति वहाँ पर नहीं देखी जानी चाहिए। जारीकर्ता नगर निगम के बंदपत्र को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए। पिछले 1 साल में जब भी जारी कर रहे हैं उससे पिछले 1 साल में किसी भी प्रकार की ऋण चूक नहीं होनी चाहिए और मूल राशि चुकाने के लिए पूर्ण संपार्श्विक या एसेट कवर को बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी संपत्ति को बेचकर मूल राशि चुका रहे हैं जो आपने पहले लोन ले रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आपकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, आपके पास आपका पिछले टाइम में रिकॉर्ड ख़राब नहीं होना चाहिए, आपके पास आपने जो ऋण पहले लिए हुए हैं उनमें कोई चूक नहीं हुई होनी चाहिए। इस तरह की शर्तें हैं तभी कोई नगर निगम क्या कर सकती है, बॉन्ड्स को जारी कर सकती है। राजस्व बंदपत्र के लिए परियोजनाओं से सर्जित राजस्व को एक पृथक निलंब खाते में रखा जाना चाहिए और वित्तीय संस्थान उनके खातों की नियमित निगरानी करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई सड़क बनाई, उससे जो टोल आएगा, उससे जो राजस्व आएगा, उसको एक अलग खाते में रखा जाना चाहिए, ठीक है। और उसकी निगरानी कौन करेगा? जो वित्तीय संस्थाएं हैं, मतलब में जिस वित्तीय संस्थाओं के रूप में यह काम किया गया है, उनके संरक्षण में यह काम किया गया है या जहां पर खाता रखा गया है, वह इस तरह के खातों की निगरानी करेगी, ठीक है, ताकि फंड को वापस चुकाने में किसी तरह की चूक ना हो। इसलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है नगर निगम बॉन्ड्स की? भारत में कुल ऋण बाजार में नगर निगम बंदपत्र का हिस्सा नगण्य है। लगभग अभी तक भी हम देखते हैं कि भारत में नगर निगम बॉन्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी या बहुत ज़्यादा हिस्सा इसका नहीं है। शहरी निकायों की केवल 1% वित्तीय ज़रूरतों को नगर निगम बॉन्ड्स के माध्यम से पूरा किया जाता है, जबकि अमेरिका में यह 10% है। सॉरी। ऐसा इसलिए है कि ऋण बाजार में नगर निगम बॉन्ड्स की रेटिंग खराब है, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ की रेटिंग खराब है। अगर कभी हमसे मेंस में इस तरह की बात पूछ ली जाए तो हम बता सकते हैं। 2019 में आरबीआई ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए शर्तों को आसान बना दिया, जिसमें उन्हें भारत में ऋण उपकरणों के लिए अनिवासी निवासियों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए निर्धारित सीमा के अंतर्गत नगर निगम बंदपत्र में निवेश करने की अनुमति भी मिली है। एनआरआईज हैं, उनके लिए कुछ दिशा निर्देशों को आसान बनाया गया ताकि वो भी नगर निगम बंदपत्र में निवेश कर सकें, ठीक है। हाल के नए नियमों के अनुसार नगर निगम बंदपत्र अब न केवल वित्तीय संस्थानों के लिए बल्कि जनता के लिए भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगे। पहले नगर निगम बॉन्ड सिर्फ वित्तीय संस्थानों को जारी किए जा सकते थे, कोई बैंक इन्हें खरीद सकता था, कोई एनबीएफसी इन्हें खरीद सकता था, लेकिन अब जनता भी इन्हें खरीद सकती है ना। और अब इनको स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करना शुरू हो गया है। हमने देखा था कि पुणे ने सबसे पहले अभी तक अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर एक छोटी सी बात आती है मुद्रास्फीति बंदपत्र को लेकर, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को लेकर। हम शुरू में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, आइए फटाफट से देख लेते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड मुद्रास्फीति के स्तर से प्रभावित हुए बिना नियत रिटर्न प्रदान करता है, यानी महंगाई का इस पर असर नहीं पड़ता है। महंगाई ज़्यादा अगर हो जाती है तो महंगाई को समायोजित करके फिर आपको ब्याज की प्राप्ति होती है, भुगतान की प्राप्ति होती है। और निवेशक को माइक्रो इकोनॉमिक जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। प्रारंभ में आईआईबी को 1997 के दौरान पूंजी अनुक्रमित बंदपत्र कैपिटल इंडेंड बॉन्ड यानी सीआईबी नाम से जारी किया गया था। सीआईबी ने मुद्रास्फीति सुरक्षा केवल मूलधन पर ही दी थी, ब्याज भुगतान पर नहीं। यद्यपि आईआईबी मूलधन और ब्याज भुगतान दोनों पर मुद्रास्फीति सुरक्षा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट बात है।
शुरुआत में जब आईआईबी लाया गया था तब इसका नाम था सीआईबी, कैपिटल इंडेंट बॉन्ड, और इसमें जो सुरक्षा थी मुद्रास्फीति की वह केवल किस पर थी, मूलधन पर थी। लेकिन जो आईआईबी है वहाँ पर ब्याज पर भी मुद्रास्फीति को समायोजित किया जाता है और मूलधन पर भी मुद्रास्फीति को समायोजित किया जाता है। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से पता चला है। आईआईबी सरकारी प्रतिभूति है जो सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के भाग के रूप में जारी किए जाते हैं। ये बैंकों द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर को बनाए रखने के लिए पात्र होते हैं। जब हम बात करते हैं बैंकों की, उसमें सीआरआर एसएलआर की जब हम बात करते हैं तो एसएलआर को हम सिक्योरिटीज़ के तौर पर भी बनाकर रख सकते हैं। तो आईआईबीज़ को भी आप सिक्योरिटीज़ के तौर पर एसएलआर के अंतर्गत बनाकर रख सकते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिल रहे हैं। फिर एक पॉइंट है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? एक नियमित बंधपत्र के जीवन के दौरान बंधपत्र धारक को ब्याज का भुगतान करता है तथा परिपक्वता के समय मूलधन का पुनर्भुगतान करता है। लेकिन एक जीरो कूपन बंधपत्र ब्याज का भुगतान नहीं करता। परिपक्वता पर पहुंचने के बाद बंधपत्र धारक द्वारा बंधपत्र की अंकित मूल्य को प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सरकार ने एक बॉन्ड बनवाया, कहा 1000 रुपये का बॉन्ड है और 5 साल के लिए है ना। ब्याज कितना है? ब्याज है 0%। तो भाई कौन निवेश करेगा? कोई भी निवेश नहीं करेगा। सरकार कहती है रुको जरा, आपको क्या करना है, ये 1000 रुपये का बॉन्ड आप लो, अभी आपको हमें देने 900 रुपये, और जब 5 साल हो जाएंगे, जब इसकी परिपक्वता अवधि आ जाएगी तो सरकार आपको 1000 रुपये पे करेगी क्योंकि आपके पास 1000 रुपये का बॉन्ड है। तो ये प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का 5 सालों में, ठीक है। लेकिन ब्याज की दर 0 होती है, इसीलिए इसे कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अंत में एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, और क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति अनुक्रमित बंधपत्र यानी आईआईबी की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, मुद्रास्फीति के स्तर से प्रभावित हुए बिना नियत रिटर्न प्रदान करता है और निवेशक को माइक्रो इकोनॉमिक जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। हमने देखा मुद्रास्फीति के विरुद्ध सुरक्षा, ठीक है। नगर निगम बंधपत्र यानी म्युनिसिपल बॉन्ड निश्चित आय उपकरण होते हैं, अर्थात सरकार या अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां जिन्हें नागरिक परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो नगर निगम के बारे में भी ठीक है। मसाला बंधपत्र रुपए के मूल्य वर्ग वाला बंधपत्र है जिसे विदेशी बाजारों से फंड जुटाने के लिए सरकारी निकाय, एनबीएफसी और योग्य कॉरपोरेट जैसी संस्थाएं जारी कर सकती है, यह भी ठीक है। और जीरो कूपन बॉन्ड ब्याज का भुगतान नहीं करता, हमने देखा, यह भी ठीक है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चयन निम्नलिखित कूट के माध्यम से करें। केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, केवल 3 सही है, या सभी चारों सही है। तो हम देखते हैं कि सभी चारों कथन यहाँ पर सही देखने को मिलते हैं। तो ये एक टॉपिक था पूरा बॉन्ड्स को लेकर, क्योंकि बॉन्ड्स न्यूज़ में रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि बॉन्ड से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये हमारा डिस्कशन था। आई होप आपको चीज़ें पसंद आएगी। इसका पूरा पीडीएफ आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और चीज़ों को वापस से रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताना किस तरह का यह सेशन रहा, क्या इस तरह के डिस्कशन हमें और भी करने चाहिए, क्या आप को किसी टॉपिक में समस्या होती है तो वहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।